नमस्कार, मैं हूं प्रदीप डबा। स्वागत है आपका जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। स्वागत है आपका धनखड़ जी। नमस्कार प्रदीप जी, धन्यवाद। हमारा आज का पहला सवाल यही रहेगा, करीब 1.5 महीने पहले आप हरियाणा भाजपा के मुखिया बने और तमाम जिलों में आपने जिला अध्यक्षों की तुरंत नियुक्तियां भी की। कार्यकारिणी को लेकर इंतजार है लोगों का, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका भी जुड़ना चाहते हैं लोग आपके साथ। प्रदीप जी, 19 जुलाई को मेरी नियुक्ति हुई थी। 19 अगस्त को हमने जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए थे और इस सितंबर माह हमारा संगठन पर्व का माह है। एक संयोग ऐसा है कि इस महीने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और हमारे संगठन में जिनको हम हमारा विचारधारा का सबसे प्रमुख व्यक्ति तो मानते हैं, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 25 सितंबर उनकी जयंती भी है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। तो ये सारा समय ऐसा है जो दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हमारे लिए संगठन का एक उत्सव, एक पर्व के समान है। और इसी समय में हमारे 3 टायर में कहूँगा मंडल की कार्यकारिणी भी बननी है, जिला की कार्यकारिणी भी बननी है और प्रदेश की कार्यकारिणी भी बननी है। तो हमने लक्ष्य यही लिया है कि सितंबर में हम अपनी संगठन संरचना को कंप्लीट कर लें। कल जिला अध्यक्षों के साथ में बैठा था, उनको मैंने यही निर्देश दिया है कि आप अपना काम पूरा करो, मैं अपने होमवर्क पर लगा हुआ हूँ। सीएम साहब कोरोना में नहीं गए होते तो हम थोड़ा और भी फास्ट इस विषय को कर सकते थे, लेकिन उसके कारण से थोड़ा सा जब वो बाहर आ जाएंगे तो हमारी आपसी चर्चा और तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाएगी। लेकिन संगठन संभालते ही पहली चुनौती बड़ौदा उपचुनाव, फिर अगर ब्लॉक स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ता साथ जोड़ने हैं, तो कई इश्यूज ऐसे हैं जिसको लेके कार्यकर्ता में एक विश्वास कायम करने की आज की अगर मैं कहूं तो ज़रूरत बढ़ जाती है। क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों के ना सुनने की बात आती है, अनसुनी करने की खुद जो है मंत्री तक इस तरह की, और पिछले कार्यकाल के दौरान भी इस तरह की घटनाएं या शिकायतें सुनने को मिली और इस बार भी सरकार के शुरू होते ही ये शुरू हो गया है। ये इसमें कार्यकर्ताओं को एक भरोसा, एक विश्वास दिलाने की जो बात है वो भी एक रहेगी धनखड़ जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही डेडिकेटेड, समर्पित और मैं कहूँगा कि पिछली पारी में आप कह सकते हो कि उसको सरकार का अनुभव नहीं था। पहली बार हम सब लोग सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री जी समेत, अब उसको सरकार का अनुभव भी है और उसने भी बाकियों की तरह से, हमसे ज़्यादा ये कला कांग्रेसियों को आती थी अधिकारियों से काम लेने की। अब ये आर्ट हमारा कार्यकर्ता भी सीख रहा है और उससे बेहतर जो है सरकार के साथ तालमेल बनाते हुए कैसे लोगों के काम कराए जा सकें, उसके लिए अपना बेस्ट देने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी की जो पारी दिल्ली में और हरियाणा में दूसरी शुरू हुई है, उसमें इस प्रकार की कोई कठिनाइयाँ खड़ी होंगी। कार्यकर्ता अपना भी बेस्ट देगा और सरकार में जो अधिकारी हैं उनका भी बेस्ट लेते हुए लोगों के भले के काम में जुटेगा। एक संशय की स्थिति ओम प्रकाश धनखड़ जी ये आती है कि आपने कार्यभार संभालते के साथ ही जब आपसे बात की गई बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, आपने ये कहा कि कैंडिडेट भाजपा का होगा और पब्लिक चाहती है कि अब की बार भाजपा यहाँ से अपना विधायक लेके जाए विधानसभा तक। किंतु आपकी सहयोगी पार्टी भी ये कहती है कि मिलजुल के बैठ के बात करेंगे और कैंडिडेट कौन होगा ये तय बाद में किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से मिलजुल कर तो करेंगे। गठबंधन लड़ेगा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, लेकिन भाजपा जिस प्रकार से तैयारियों में, सारी चीज़ों में जुटी हुई है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इस बात को कि जिस प्रकार की पहल बीजेपी ने की है वो आपके सामने है ही और हमारे गठबंधन का साथी, और हम मिलजुल कर इस पर आगे बढ़ेंगे। धनखड़ साहब, आप कृषि मंत्री भी रहे हैं प्रदेश के और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कि कृषि मंत्री रहते हुए कुछ ऐसा करना चाह रहे थे लेकिन कार्यकाल हो गया है इसलिए नहीं कर पाए? कुछ ऐसा लग रहा है किसानों के लिए कि ये बेहद इच्छा थी लेकिन समय नहीं मिल पाया? देखिए, एक मेरी बहुत आंतरिक इच्छा थी जिसके लिए मैं बार बार बोलता रहा था उस समय भी, और मैंने उस पर बहुत जोर दिया था। प्रोसेस में रही है बात और उसको होने में किसी एक कार्यकाल पर्याप्त भी नहीं होता है। पेरी अर्बन एग्रीकल्चर पर हरियाणा बढ़े, यानी शहर की ज़रूरतों के लिए हम अपनी खेती करें। जैसे आप देखते हो, इधर सोनीपत निकलोगे तो आपको गेहूं धान दिखेगा, उधर झज्जर निकलोगे तो आपको गेहूं बाजरा दिखेगा,
आप इधर पलवल साइड पे जाओगे तो भी आपको कपास या जो है बाजरा दिखाई देगा। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली से बहुत दूर भी उगाई जा सकती हैं। हम इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास ऐसी फसलों का पैटर्न खड़ा करें जो इस 4 करोड़ के बाजार को कैप्चर करें। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा डेयरी का सामान, पोल्ट्री का हमारे यहाँ से आ रहा है। हम लीडर हैं पोल्ट्री के बारे में पूरे इलाके में। जिंदा मछलियाँ, हम इस सारे का हब बने और उसके कारण से हमारे किसानों की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़े। और मेरी अपेक्षा ये थी कि हम अपने किसानों के जो नौजवान पीढ़ी है वो खुद अपने सामान को बेचें। और इसलिए मैंने बार बार ये कहा कि भाई किसान तू बेचना सीख ले और बाज़ार को पहचान ले। इस दोनों को हमको जब एक उसको आर्ट आ जाएगी, अभी हमारा किसान बेचने में संकोच करता है और इसके कारण से वो मंडी की तरफ जाता है। आज मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का, आपने चर्चा छेड़ी है और जो 3 अध्यादेश लेकर आए हैं, ये तीनों अध्यादेश उसके बेचने की तरफ बढ़ाते हैं कि वो खुद अपना सामान बेच सकता है। आज पहले क्या था, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं मंडी जाऊँ और अपना सामान बेचूँ। आज मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपना सामान खुद अपने खेत के बाहर बेच सकता हूँ, अपने ट्रैक्टर में डाल के कहीं भी जाके बेच आ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। केवल मैं अपना नहीं, मैं अपने 10 भाइयों का भी साथ लेता हूँ, गांव वालों का साथ लेता हूँ तो वो बेच सकता हूँ। मैं इसी तरह से एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, FPO बनाकर, और मैं उस सामान को बेच सकता हूँ। हम 50 किसान इकट्ठे हो गए, 100 इकट्ठे हो गए, एक तरह के इकट्ठे हो गए। मुझे दूसरा एक बार मुझे दूसरा अल्टरनेट मिल गया, मुझे दूसरा विकल्प मिल गया FPOs का। पहले खुद बेचने का एक विकल्प खुल गया, मैं अपना सामान खुद बेच सकता हूँ। फिर मुझे FPO का विकल्प मिल गया। फिर मुझे तीसरा विकल्प मिल गया, कोई फ्लिपकार्ट है, कोई बिग बास्केट है, कोई बिग बाजार है, कोई रिलायंस फ्रेश है, आकर मेरे खेत पर से मेरी गाजर लेना चाहता है, मेरे अमरूद लेना चाहता है, मेरे टमाटर लेना चाहता है, तो मेरा तीसरा विकल्प खुल गया। और मेरा चौथा विकल्प तो पहले से ही है, मंडी है मेरी। मैं मंडी में जाके अपने सामान को, इन विकल्पों को ना लूँ तो उसमें भी बेच सकता हूँ। तो ये जो 3 विकल्प मेरे लिए नए खोल दिए, और नए खोलने में मुझे क्या क्या आज़ादी मिल गई। मुझे आज़ादी ये मिल गई कि रोहतक की गुलाब की रेवड़ी पूरे देश में बिक सकती है, तो मेरे खेत का सामान भी पूरे देश में बिक सकता है। 1 नेशन 1 मार्केट कर दिया गया। मुझे अब कोई भी ले जाने से रोक नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था 2 बार। 10 साल मैंने किसान मोर्चा में काम किया। मैं केरल में घूम रहा था, मैंने इलायची का भाव पूछा, उन्होंने कहा 400 रुपये किलो। मैंने उसी समय फ़ोन लगाया अपने हरियाणा में, बोला पूछा 1200 रुपये किलो। ये अंतर है। अगर उस वहाँ का कोई FPO है, मान लो अकेला किसान नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ, मान लो वहाँ का कोई FPO और यहाँ बेचता है तो कितना बड़ा गैप है। उसका खर्चा भी इसमें से 400 भी लगा दूँ तो भी 400 की बचत है। तो 3 गुना उसका रेट का फ़र्क था। तो ये आज हम देखते हैं, बहुत सारा हम सरसों पैदा करते हैं, हम सरसों का तेल नहीं खाते, हम भैंस का घी खाते हैं। हमारी आदत है हरियाणा की, लेकिन बिहार सरसों का तेल खाता है। कौन से राज्य में किन चीज़ों की खपत ज़्यादा है। हम बासमती उगाते हैं, उतना खाते नहीं हैं। चावल खाने वाली स्टेट नहीं है हम तो कभी कभार त्योहारों पे चावल खाते हैं, या खिचड़ी में कोई मूंग चावल की कोई बीमार हो जाए तो, नहीं तो हम रोटियां खाने वाली स्टेट हैं, लेकिन हम चावल उत्पन्न करते हैं। हम मुझे कहीं बेस्ट प्राइस अगर मिलता हो यहाँ की बजाय, यहाँ की मंडी की बजाय, तो मैं बेस्ट प्राइस को वहाँ भी ले सकता हूँ। लेकिन ये सारे इसलिए ये जो सारे ख्वाब और ये आप सारे जो वादे कह रहे तो हो, धनखड़ साहब, आप जो कह रहे हो, सत्ता में जब आप आए थे 14 से पहले, हाँ। उस समय भी किसान से किए गए थे, नहीं तो इसलिए दुगनी करने वाला, इसलिए तो इस पर आगे बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग पे इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि एक ही बात कही जाती थी, सारे किसान नेता ये भाषण करते थे कि जितने 6 महीने में किसान जो कमाता है, 6 दिन में वो व्यापारी कमाता है। अगर किसान अपनी मार्केटिंग डायरेक्ट करने लग जाए तो उसको उस 6 दिन का वो बेनिफिट भी मिल सकता है, उसकी आमदनी उसकी डबल हो सकती है। इसी कारण से अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कहा कि भाई बूढ़े किसान तो बेचना सीख ले और बाजार को पहचान ले। मैं इन दिनों में कोरोना काल में गुड़गांव में रहता हूँ, रहा सारे समय में लगभग। तो सब लोग जाकर अपनी सब्जी खेत के पास से लाने के चक्कर में रहते थे। बाजार से कोई सब्जी मंडी भी कोरोना के प्रभावित हो गई थी, आपको जानकारी है, बहुत सारी सब्जी मंडियाँ। तो एक किसान ट्रॉली में प्याज बेच रहा था फरक नगर के पास। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, उससे पूछा भाई कैसे दे रहा है, बोला 75 रुपये धड़ी दे रहा हूँ। तो मैंने एक धड़ी प्याज ले लिया। नेक्स्ट डे मैं फिर उस सड़क से गुजर रहा था, मुझे वो धनकोट के पास मिला। मैंने पूछा भी प्याज कैसे दे रहा है, तो उसने कहा जी 100 रुपये धड़ी, 20 रुपये किलो। वो बढ़ गया था। मुझे लगा कि शहर के नज़दीक आ गया यार, इसने ये बात समझी है, मुझे अच्छी लगी। तीसरे दिन मुझे कुछ फल लेने थे, मौसमी वगैरह, वो बाहर अपने इलाके में नहीं मिलते हैं, तो मैं रेलवे रोड पे गया।
मुझे वही मिला। मैंने उससे पूछा प्याज कैसे दे रहा है, बोला 200 रुपये धड़ी। मैंने कहा यार तू वही है ना जो मुझे, जिससे मैं, बोला बाबू जी वही हूँ। मैंने कहा यहाँ तूने यार 40 रुपये किलो कर दिए। बोला बाबू जी यहाँ 50 बिक रहे हैं। लेकिन यहाँ ये सुनिए, ये बाजार को पहचानना है। उस किसान ने बाजार को पहचाना और वो आके उस जगह बेच रहा है जहाँ 40 रुपये बिक सकता है। तो इसलिए किसान अगर अपना बेचना शुरू करता है और अपनी आमदनी बढ़ाता है, तो ये 3 विधेयक जो सरकार अभी लेकर आई है, ये तीनों किसान की डायरेक्ट मार्केटिंग को सुरक्षित करने के लिए। कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे मंडी बंद हो जाएगी, इससे एमएसपी पे असर पड़ जाएगा। ये पूरी की पूरी झूठी कहानी है। किसानों में मुफ्त की शंका भरने की जरूरत नहीं है और इनकी ढोल की पोल खुल जाएगी। अब धान खरीदेंगे एक एक दाना और मंडियों में खरीदेंगे। सारी सरकारी खरीद मंडियों में होगी। एक एक दाने की बाजरे की खरीद, एक एक दाने बाजरे की भी, नवाज जी बाजरे की भी एक एक दाने की मंडियों में होगी। तो जो झूठ बोलने वालों की पोल है, कुछ खरीफ की फसल पे खुल जाएगी, फिर भी कोई एक आध बच गया तो गेहूं वाली फसल पे खुल जाएगी। गेहूं सरसों जब खरीदी जाएगी, जो की तो मंडी चलेगी, जो कि तो एमएसपी रहेगा न। एमएसपी के सिस्टम को, कानून को छेड़ा गया है। मंडी के कानून में इतना सुधार किया गया है कि आप बाहर भी खरीद सकते हो। अब किसान का सामान खलिहान से भी खरीदा जा सकेगा, खेत से भी खरीदा जा सकेगा, जिसको अपन पैर कहते हैं हरियाणवी में, वहां से भी खरीद लेंगे और खेत से भी खरीद लेंगे। ये एक छूट मिल गई है और ये अच्छी बात है। या किसान को आप ये भरोसा कैसे दिलाएंगे, जिस तरह से किसान संगठन और विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर सरकार को घेर रहा है या हल्ला बोल रहा है कि इस अध्यादेश में एमएसपी को लेके बहुत स्पष्ट तौर पे ये नहीं लिखा गया है कि अगर किसान मंडी से बाहर अपनी फसल को लेके जाता है, बेचता है, और अगर जो खरीदने वाला है वो उसको एमएसपी से कम भाव में लेता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी या उस पे कुछ? प्रदीप जी, एमएसपी का सिस्टम किससे आता है? सीएसीपी से, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या सरकार ने उसको छेड़ा है? मंडियों में नहीं। एक मिनट ना, सरकार में कौन तय करता है एमएसपी? मतलब झूठ ना बोलें जो इस तरह की बात करने वाले हैं। क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग के किसी सिस्टम में कोई संशोधन किया गया है? नोट एट ऑल। कोई भी संशोधन नहीं किया गया, कोई भी बदलाव नहीं किया गया। क्या सरकारी खरीद, इतनी बड़ी जो फूड एंड सप्लाई की चेन चलती है देश में, राशन की दुकानें चलती हैं, 15 करोड़ क्विंटल मेरे यहाँ से गेहूं और धान खरीदा जाता है, सारे की खरीद ज्यों की त्यों होगी। और जो सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो एमएसपी तय करेगा उस पर होगी और मंडी में होगी। अभी तो डायरेक्ट मार्केटिंग जो करने वाले थोड़े से लोग हैं। अभी तो मैं मानता हूँ 1000 में 1 है, 999 शायद मंडी आएंगे। जो 1000 में 1 है उसके लिए कानून बनाया गया है कि उसका नुकसान नहीं हो। उसके लिए कोई कानून ही नहीं था। काम तो पहले भी चलता था, पहले भी हमारी गाजर इकट्ठी ले जाते थे लोग आके, अमरूद के बाग का ठेका कर लेते थे, किन्नू के बाग का ठेका कर लेते थे, कोई सब्जी मैंने उगाई इकट्ठी ले लेते थे। उसके लिए एक सुरक्षित नियम बनाए हैं और वो नियम सारे के सारे किसान के हक में हैं और इतने हक में हैं जितने चौधरी छोटूराम जी हक में थे। उस कानून में लिखा गया है कि भाई अगर आपने मान लो मेरे से खरीदना है और मेरे को आपने 5 लाख रुपए दे दिए, आप उस एडवांस के बदले मेरे से कुछ नहीं ले सकते। ये उसमें लिखा गया है। आप लोन के बदले में मेरे से खेती नहीं करा सकते। अगर आपने कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपको चेरी टमाटो चाहिए और आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा दिया मेरे खेत में, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने मान लो 5 साल का मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उखाड़ते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा है। निश्चित समय पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपने जो भी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी खेती की, जो आप मेरे से क्या खेती कर रहे हो उसकी ई रजिस्ट्री होगी। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकते हैं। तो इसलिए जितना फेवर में चौधरी छोटूराम किसानों के सोचते थे, मोदी जी ने उतना ही फेवर में खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई करना चाहता है उस किसान को सुरक्षित किया है। दूसरा, तो पूरे देश वजह क्या है जो किसान संगठन और विपक्ष लगातार सरकार नहीं, कुछ लोग अच्छाई को बुराई कहने का, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे नहीं रहे, दिवालियापन है पॉलिटिकल मुद्दों का। उनके जाकर आपको पूछिए कि आपको कौन सी धारा पर एतराज है। स्टोरेज पे एतराज नहीं, स्टोरेज पे एतराज होना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी को खरीदने के लिए अनुमति दे रहे हो, मैंने एक एफपीओ बना लिया, मुझे आप अनुमति दे रहे हो कि मैं अमरूद खरीद कर यहाँ सप्लाई कर दूं, अगर आप मुझे स्टोर नहीं करने दोगे तो मैं क्यों खरीदूंगा? नहीं, ब्लैक मार्केट नहीं, ब्लैक उसका सरकार ने अपने आप में डंडा रखा है। सरकार ने कहा है अगर भाव दुगने हो गए सब्जियों के, फलों के, तो हम आपसे ले लेंगे सारा। अगर खाद्यान्नों के 1.5 गुणे हो गए तो आपसे ले लेंगे।
20 रुपए का टमाटर 40 हो गया तो हम आपसे ले लेंगे। सरकार कभी भी अपना डंडा छोड़ती नहीं है। उसी अधिनियम में सरकार ने अपना पूरा अधिकार रखा है कि अगर आपको एक सीमा तक करने का अधिकार है, अगर रेट उससे ऊपर जाते हैं तो हम आपसे ले लेंगे। तो सरकार उपभोक्ता का पूरा ख्याल रखती है, इसलिए उस कानूनों में कहीं ऐसी अनलिमिटेड छूट नहीं है कि कोई कंज्यूमर का कोई नुकसान हो जाए। तो इसलिए कंज्यूमर के पक्ष का भी कोई नुकसान उसमें होने वाला नहीं है, चिंता मत करिए। किसान का तो भला है ही है, कंज्यूमर का भी सोचा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये कानून इतने किसान हित में है तो किसान संगठनों से बात की गई होगी। नहीं, निश्चित रूप से जो भी मेरी अभी देश के काफ़ी सारे प्रमुख किसान नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा जो छोटी मोटी कई बातें हैं, मैंने कहा अभी तो अध्यादेश है, कोई बात है तो सुझाइए, अभी तो विधेयक बनने वाला है, जो आप सुझाएंगे जोड़ेंगे, जोड़ के और अच्छा करेंगे, पॉजिटिव सुझाव। लेकिन शंका मत खड़ी कीजिए, मुफ्त की शंका, मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगा, एमएसपी बंद हो जाएगा, ये कोरा झूठ है, कोरा। और इसकी पोल, इसकी ढोल की पोल तो अभी खरीद हमारी होगी धान की, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर से खरीद होती है, कई बार हम जल्दी भी खरीद शुरू कराते तो किसान एक हफ्ता जब वो मंडी से बाहर बेचेगा, हाँ, उसमें एमएसपी उसको देखिए मंडी आज मंडी से बाहर एमएसपी मिलता है क्या? नहीं, एक मिनट प्रदीप जी, आज की मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, मैं किसान नेता भी रहा हूँ, एमएसपी कौन देता है? भारत सरकार देती है। भारत सरकार खरीद करेगी, मंडी में करेगी, वहाँ सब के लिए एमएसपी उपलब्ध होगा। बाहर आपकी मर्जी है, आप क्यों देते हो? आपको अगर सरकारी दुकान पर बेचना है, आपको सरकारी खरीद में बेचना है तो मंडी में लाइए। अगर आपको बाहर कोई अच्छा देने आया तो दीजिए, आपका विकल्प है। आप सब जगह सरकारी खरीद एमएसपी पे होगी, पहले भी सरकारी खरीद ही एमएसपी पे होती है। अगर बाजार भाव अच्छा है तो आप बाजार में दे दीजिए, एमएसपी से ऊपर है तो, नहीं तो सरकारी खरीद जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी, एक एक दाने की होगी, आप जो लाएंगे सब खरीदेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कृषि से जुड़े रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं राष्ट्रीय बीजेपी के, किसानों को ये बीजेपी कैसे समझाएगी कि इस अध्यादेश से जो एमएसपी को लेके खासकर संशय बना हुआ है, उसको लेके उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये उससे जुड़े हुए ही नहीं है, ये केवल मैंने बताया तीनों अध्यादेश जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले थोड़े से किसान हैं, उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए हैं। इनके बारे में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ये उन किसानों के खिलाफ है जो गुड़गांव में सीधी किसान मंडी चला रहे हैं, जो सड़क पर अपना सामान बेच रहे हैं, जो प्याज ट्रॉली भर के बेच रहे हैं, जो सीधा कोई अपना खेत की ठेका दे देता है। इस कानूनों का विरोध उन किसानों का विरोध है, उनके खिलाफ है ये बात। तो इनका विरोध बेमानी है, गलत है। दूसरी बात यह है, मैंने अभी भी कहा, इसमें तो अभी 1% किसान है, जो 1% भी नहीं, 1000 में शायद एक है, 999 तो मंडी में ही आएगा। मंडी का सिस्टम ज्यों का त्यों है, उसके किसी ने छेड़ा नहीं है एमएसपी के सिस्टम को, सरकारी खरीद भी ज्यों की त्यों होगी। तो पहली बात तो ये अलग सेक्शन के सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून हैं। दूसरी बात ये है भाई, झूठ जो है जब होने लगता है तो झूठ अपने आप खत्म हो जाती है। जब सूर्य निकलता है तो कितना ही अंधेरा बताते जाओ, जब अब खरीद शुरू होएगी तो ढोल की पोल तो खुद ही खिल जाएगी। जब मंडी में वैसे ही धान खरीदा जाएगा, वैसे ही बाजरा खरीदा जाएगा, तो ये जो झूठ बोलते फिर रहे हैं, इनकी पोल को कहेंगे भाई तो झूठ बोल रहे थे, इनकी पोल खुल जाएगी। आगे फिर गेहूं खरीदेंगे, सरसों खरीदेंगे, ये तो यूं का यूं चलेगा, इसको कोई बंद नहीं कर सकता और ना बंद होने वाला है। इसकी झूठ ना फैलाएं और उन किसानों को सुरक्षित होने दें जो डायरेक्ट मार्केटिंग थोड़े से किसान कर रहे हैं। उनकी आमदनी बढ़ेगी, सहज 1000 में से 1 की बजाय 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 1% पर आ जाएंगे शायद। तो उस नाते से वो बढ़ना किसानों की आमदनी बढ़ने का रास्ता है, किसानों की आर्थिक आज़ादी है जो हम चाहते थे। यही सब किसान नेता पहले मंडी के खिलाफ भाषण देते थे और एक ही बात कहते थे, हमारी चीज़ का दाम हम नहीं लगाते, हमारी चीज़ का दाम वहाँ पर व्यापारी लगाता है। अब आप बताइए, ट्रॉली में किसान प्याज बेच रहा है, किसने बताया दाम 75 रुपये धड़ी दूंगा? किसान ने बताया। 40 रुपये धड़ी देने, 40 रुपये किलो देने की बात भी, 200 रुपये धड़ी देने की बात भी वही बता रहा है। वहाँ भाव किसान तय कर रहा है, मंडी ले जाएगा, लेकिन वही किसान नहीं, वही किसान जब मंडी ले जाएगा उस प्याज को, अगर वहाँ 5 रुपये कोई भाव बताएगा, किसान की नहीं चलेगी। जब वो डायरेक्ट मार्केटिंग करता है तो अपना भाव खुद बताता है। तो उसके लिए भाव का रास्ता खोल दिया, उसके लिए देश का बाजार खोल दिया। ये प्रधानमंत्री जी ने किसान की आर्थिक आज़ादी का रास्ता खोला है। आर्थिक आज़ादी का रास्ता खोला है किसान की। लेकिन
ये तीनों अध्यादेश जब किसान के इतने हित में हैं, उसके बाद अगर किसान संगठन या विपक्ष आपको घेर रहा है हर मोर्चे पे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जो इन बिल्स में जो ये अध्यादेश बिल बन के आएंगे, तो इसमें जितने कानून का प्रावधान किया गया है, क्या उनको लेके किसानों तक बात पहुंचाने में कहीं नाकामी रही? नहीं, ये तो पहुंचा रहे ना हम जी। कुछ लोगों को आदत ही है, कुछ लोगों को, विपक्ष को मैं कह रहा हूं कि मुद्दे नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। इसलिए इन मुद्दों पर कोई अगर सुधार की बात है तो कहे ना, कोई सुधार की बात है तो वो कहें कि हम इसमें ये सुधार चाहते हैं। कुछ लोग लालच में पड़े हुए, मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा में 18 विपक्ष तो ये भी कर रहे हैं, कुछ लोग लालच में, आयोग की लालच का, कुछ लोग, ये स्वामीनाथन की सिफारिश है डायरेक्ट मार्केटिंग खोलो, आप पढ़िए उनकी सिफारिशों को। स्वामीनाथन साहब खुद कहते हैं किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। मैं प्रदीप जी आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग लालच कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं। HRDF का फंड हमारे यहाँ भी आता था, मार्केट फीस आती थी, 1800 करोड़ आती थी, 1000 करोड़ आती है सरकारी खरीद से, और 600 करोड़ आती है बासमती की खरीद से, और 200 करोड़ आती है कपास की खरीद से। अब अगर कपास और बासमती बाहर खरीद ली गई तो मेरा उसका अंतर पड़ेगा ना, सरकारी खरीद तो हम मंडी में ही करेंगे, तो मेरी मार्केट फीस कम होगी। बाहर मार्केट फीस 0 हो गई है तो मंडी में भी मुझे मार्केट फीस कम करनी पड़ेगी, मार्केट फीस हो सकता है मुझे कम करनी पड़ेगी। तो जो मेरी कलेक्शन 1800 करोड़ की होती थी वो नहीं होती। अगर सरकार उसका लालच करे तो इसको बदलाव को छोड़ दे। वो लालच कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस की सरकार है, पंजाब की सरकार उसका लालच कर रही है, वो नहीं छोड़ रहे अपने लालच को। हम किसान के हक में अपना लालच छोड़ रहे हैं। फिर इससे व्यापारी कितना, मैं कहूँगा कि सुखद स्थिति में होगा। एक छोटा सा कर्मचारी उसको उचंती के मामले पर चोर बना देता था, उसने ऊपर ही ऊपर सौदा कर लिया, उसने नहीं लिखा, मार्केट फीस उसकी उसमें नहीं आती थी, छोटा सा वो कर्मचारी जाके उसके सर पे खड़ा हो जाता था। आज वो कहेगा कि मैं तो बाहर से खरीद के लाया हूँ, जहाँ मार्केट फीस 0 है। उसको भी एक तरह से सच्चा साहूकार बना दिया सरकार ने कि आपको छोटे छोटे कर्मचारी से जो तकलीफ होती थी वो नहीं तकलीफ होगी। आपको व्यापार तो वही करना है, गेहूं का व्यापारी तो गेहूं का ही काम करेगा, धान का व्यापारी तो धान का ही काम करेगा। जब वो सौदा बाहर खरीदेगा, खेत पर खरीदेगा, खलियान में खरीदेगा, तो उसको कोई रोका टोकी करने वाला भी नहीं है, वो सच्चे साहूकार की तरह से काम कर सकेगा। और ये तो खुला मंच है। अभी विधेयक उसमें से आएंगे, सदन में आएंगे, किसी को कोई अच्छा सुझाव आता तो बताइए, इट इज ओपन, ये खुली बात है। लेकिन जो किसानों के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग बेचारे थोड़े से कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेती करना चाहते हैं, उनके सुरक्षा के नियम बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? ये उनकी सुरक्षा के नियम है, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने की बात है, किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात है। वापस संगठन पे आते हैं, किसानों की बात से संगठन पे आते हैं। प्रदेश में साझा सरकार चल रही है, 2 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है। न्यूनतम साझा प्रोग्राम की बात हुई थी, कार्यक्रम की बात हुई थी कि जब सरकार का गठन हुआ था कि मिलकर सरकार चलाएंगे, न्यूनतम साझा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि जितने आपकी तरफ से वादे थे, जो उनकी तरफ से वादे थे, वो लोगों के किसी हद तक पूरे हो सके। सरकार के बीच में ही, दोनों दलों के बीच में तालमेल की स्थिति को लेकर भी कई बार असमंजस की स्थिति हो जाती है। अब शराब वाले मामले को ही देख लीजिए, उसमें गृह मंत्री कुछ बयान देते हैं और उप मुख्यमंत्री कुछ बयान देते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न विषयों पर मैं कहूँगा कि मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। मत तो एक मंत्रिमंडल के साथियों में भी होते हैं। हाँ, एक मंत्रिमंडल होता है इसलिए कि अलग अलग मत सामने आ जाए, लेकिन होगा क्या, जो न्यायपूर्ण है, जो सही है, जो ठीक है, चीज़ें वो आगे बढ़ती हैं। तालमेल बहुत ही अच्छा है, दोनों दल मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और मैं कहूँगा कि बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। मतलब आपको कहीं भी इस प्रकार का सरकार का संचालन बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है। जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है वो किसानों की स्थिति को और बेहतर करने में योगदान देंगे। ये थे हमारे साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब आपका। धन्यवाद प्रदीप जी, आपका, जनता टीवी का, जिन भाइयों ने सुना उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद।